गुड आफ्टरनून है सभी को, जितने लोग क्लास देख रहे हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। ये सेशन है हमारा टेट के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। अब देखते हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी वेरियस टेट एग्जाम्स होते हैं। सो उन टेट एग्जाम्स के अंदर जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से आज जो हमारा सब्जेक्ट डिस्कस होगा वो है इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे कुछ कंटेंट के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन आता है, पोएम आता है और पेडागोजी आती है। तो ज़्यादातर बच्चों को पेडागोजी के अंदर दिक्कत होती है कि हम पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज उसको समझ लें, फिर उसके अंदर फिर हम पेडा के कंसेप्ट्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के ऊपर। और उसमें से कुछ थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ भी रखे हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं आज के लिए। और सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। हरी और लविशा हैं, सुकन्या, पुष्पलता, प्रियंका, वर्षा, शिवानी, पूनम, अंजलि, वेलकम है सभी का। ठीक है, सो क्वेश्चंस करेंगे किससे? इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे। और कल हमने ईवीएस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों ने क्लास देखी होगी। जो लोग पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर भी ईवीएस का सेगमेंट है। सो सबके लिए कल वाली क्लास जो हमारी हुई थी वो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सुकन्या, जनरल इंग्लिश इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं सीटेट लेवल पे, या फिर जो आपके पेडागोजी के सेक्शंस होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, उन वाले एरियाज में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे और हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आप सबके सामने। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। है ना, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, सही नहीं है। और वो भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं कि अच्छा ये 2 सही हैं या ये 3 सही हैं या सिर्फ ये एक ये वाला सही है। इसमें थोड़ा ये वाले क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं और अगर थोड़ा भी हम दाएं बाएं हो जाते हैं तो हमारे एरर होने के मिस्टेक होते चांसेस होते हैं कि हाँ हमसे गलती हो जाए। तो ध्यान से करेंगे, है ना, पढ़ते हुए। जी हरी, ये वाला टाइम स्लॉट है 1:30 का और इसमें हम फोकस करेंगे टेट के एग्जाम्स को। अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इंग्लिश और ईवीएस 2 हमारी क्लासेस हो रखी हैं, फिर इसी के अंदर हम साइंस के ऊपर भी फोकस करेंगे, एसएसटी भी है, मैथ्स भी है। अब ज्यादातर बच्चों की जो रिक्वेस्ट आती है वो कौन सी आती है? पेडा वाली की कंटेंट तो चलो हम मैथ्स के क्वेश्चन लगाते ही रहते हैं, पर जब मैथ्स की पेडागोजी की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। सेम गोज फॉर एसएसटी, है ना। सो हमारा ज्यादा फोकस पेडा वाली चीजों के ऊपर होगा, पर कुछ कंटेंट कुछ पेडा दोनों लेते हुए चलेंगे, है ना, ताकि आपकी हमारी ओवरऑल तैयारी होती रहे। ओके शिफाली जी, ठीक है। ये वाली चीज ना बस एक बार कमेंट में कर देना ताकि क्लास के बाद जब मैं एक बार कमेंट रिव्यू कर रही होती हूँ कि कहीं किसी ने कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं पूछी है, तो मुझे आसानी से मिल जाएगा आपका कमेंट, है ना। चैट में कई बार मिस हो जाता है। सो कमेंट वाले में आप यही वाला जो आप ये कह रहे हो ना लेक्चर 37 के बाद वाला, ये वाला पॉइंट मेंशन कर दो, मैं देख लूंगी। सो 1 पढ़ लिया है सभी लोगों ने? और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? पॉइंट 1 दिया गया है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दूसरे पॉइंट में लैंग्वेज हेल्प्स इन यूनाइटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तीसरा कह रहा है इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पजेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। और चौथे में कहा जा रहा है कि भैया जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इससे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब कुछ हमारे लिए कंफर्टेबल भी होती हैं और कुछ हमारे लिए थोड़ी सी मतलब हमें मेहनत करनी होती है उन अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो ऑप्शन में दिया गया है कि सिर्फ एक सही है, 2 और 3 सही है, 4 सही है, नन ऑफ दीज, सॉरी, इनकरेक्ट पूछा गया है। सो सिर्फ एक गलत है, 2 और 3 गलत है, चौथा गलत है, नन ऑफ दीज। सब लोगों ने क्या आंसर दिया है? सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। सो सेंटेंसेस देखिए एक बार क्या पूछा जा रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर नॉट करेक्ट। पहली चीज देखें, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये सही बात है। जो ये है लैंग्वेज हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहेवियर के अंदर पॉइंट माना जाता है, क्योंकि हमारा सोशल बिहेवियर कह लीजिए, फैमिली के साथ जो इंटरेक्शन है, दूसरे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, हम अपना थॉट प्रोसेस, अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर कर पाते हैं, लैंग्वेज की सहायता से कर पाते हैं। सो ये है इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज बताया जा रहा है कि हम अपने थॉट और अपनी आइडेंटिटी को हम प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, हम लोगों को उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनके किस तरीके से वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से। प्लस हम अपनी बात कैसे बता पाएंगे, भाषा से ही तो बता पाएंगे। दूसरा भी सही है। अब ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात की गई है, यानी हमारे इंडिया में, इंडिया क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये जो हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसमें इससे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो थोड़ा पॉइंट ये भी ठीक है कि भाई हमको कई बार सामने वालों की बात नहीं समझ में आती। प्लस जब हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते हैं और हमारे सामने बच्चे बैठे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी मातृभाषा आपकी मातृभाषा के साथ टैली करती होगी। उनकी मातृभाषा अलग हो सकती है। तो वहाँ पे थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये हमें रेंज ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ये बात भी सही है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जो इंग्लिश सिखाने के लिए गए हैं क्लास में, जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग लर्नर्स मदर टंग। सो कहीं भी इंग्लिश पढ़ाते समय अगर किसी भी कंसेप्ट को समझाने में हमें दिक्कत आ रही है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात भी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, 1 के लिए डी होगा, नन ऑफ दीज। सारे ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे जो दिए गए हैं वो क्या है, करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में जो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है, इसको पूछते हैं अलग अलग तरीके से। कभी कह देंगे, टर्म में आपके सामने लिख देती हूँ इसी चीज को, जो ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है या मल्टीलिंगुअलिज्म है, टर्म्स क्या क्या हैं, टर्म्स देख लीजिएगा। मल्टी लिंगुअलिज्म और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये होगा क्योंकि आपकी क्लास के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हैं, जिसमें से एक पॉइंट लैंग्वेज का भी आ जाता है। अब ऑप्शन में दे देंगे कई बार कि ये बून है या फिर कर्स है, मतलब वरदान है या श्राप है। सो श्राप वाली चीज नहीं, क्या सेलेक्ट करेंगे हम, इट्स अ बून। ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ये क्या है, बून है। एक बार और एग्जाम में आपसे पूछा गया है, दिस इज एन एसेट या फिर लाइबिलिटी। सो एसेट। और एक बार एग्जाम में ये आपका थर्ड वाला और फोर्थ वाला पॉइंट पूछा गया था, जहां पे हमारी दोनों चीजें करेक्ट थी। ये चैलेंज भी देता है और साथ ही साथ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी। तो ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आते हैं पॉइंट पे। सो फर्स्ट के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकेश, इंग्लिश के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो चल रही है हमारे पास पीजीटी इंग्लिश के लिए लाइव बैच भी है। सो घर से ही पढ़ा रही हूँ मैं, और टाइमिंग है 9 PM, रात में 9 से 10 बजे की क्लास होती है। और अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल है। अगर किसी और सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं तो उसमें भी वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 2। एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज refers to the लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उमेश जी कह रहे हो। अच्छा, लेकिन उमेश वहां पे स्टूडेंट्स तो हैं, पूनम है और दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, एक बार ट्राई करके देखना, रेगुलर बैच में भी लॉगिन हो पा रहा होगा। ओके, सो 2 पढ़े। एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग
a native or dash language because of the innate capacity of human brain. ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया? हाँ जी लविशा, बीएड एंट्रेंस के लिए भी क्लासेस होती हैं, वेबसाइट पे आपको बैच भी मिल जाएगा और यूट्यूब में भी हमारे सेशंस होते हैं बीएड एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए। 2 के लिए ये बता रहे हो। So acquisition of a language refers to the process of learning a native or dash language because of the innate capacity of human brain. अंजलि, वो किसी स्टूडेंट ने पूछा था पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के लिए, सो उसके लिए मैंने जवाब दिया था कि पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का लाइव बैच 9 बजे होता है ना? दूसरा कोर्स है, उसके लिए मैं रिप्लाई कर रही थी। अलग कोर्स के लिए पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्विजिशन और लर्निंग 2 प्रोसेसेस हो गए हमारे पास। क्या क्या हुआ? एक्विजिशन और लर्निंग। हिंदी में हम क्या कहते हैं? अर्जन है और अधिगम है। ठीक, दोनों ही क्या है? प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं भाषा सीखने के। दोनों तरीके हैं। जैसे आप कोई भी चीज बनाते हो या कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। सो वैसे ही भाषा को सीखने के 2 प्रोसेसेस बताए गए हैं। एक, जब हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं और अपने आसपास के लोगों से धीरे धीरे अक्वायर करते हैं। मतलब वहां कोई क्लास नहीं चलती, वहां कोई सिलेबस नहीं होता है, पर लोगों को सुन के उनको ऑब्जर्व करके हम धीरे धीरे वो भाषा सीख लेते हैं। तो ये क्या हो गया? नेचुरल हो गया। लर्निंग के अंदर हम कक्षा के अंदर बैठते हैं, हमारा सिलेबस होता है, हमारे पास एक ट्रेन्ड टीचर होते हैं और वो हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाते हैं। वहां पे प्रैक्टिस होता है, ड्रिल होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। सो क्वेश्चन फोकस कर रहा है एक्विजिशन के ऊपर। किस पे फोकस कर रहा है? एक्विजिशन के ऊपर। और हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई ये जो प्रोसेस है ये एक नेटिव और डैश लैंग्वेज, नेटिव और डैश। सो ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग रिलेट कर देते हैं कि हम जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है या जो मातृभाषा है वो हम सीखते हैं इस वाली प्रक्रिया से। कोई गलत नहीं, सही समझ रहे हैं हम। लेकिन हम दूसरी भाषा भी एक्विजिशन से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन से नहीं सीखेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसकी मातृभाषा हिंदी है, जो उसने अपने घर में सीखा, फिर वो स्कूल गया और उसने वहां पे टीचर से क्या सीखा? इंग्लिश सीखा। सो उस कैंडिडेट का फर्स्ट लैंग्वेज हो गया हिंदी, ठीक, सेकंड लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, राइट। अब क्या होता है, किन्हीं कारणों से उसको मान लेते हैं कि किसी दूसरी कंट्री में जाके रहना पड़ जाता है। लेट्स से उसको फ्रांस जाना पड़ता है किसी दूसरी कंट्री में। सो ये जो अब हमारा कैंडिडेट है ये लेट्स से कितने साल का है? 10 साल का है। मातृभाषा हिंदी हो गई फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, एंड ड्यू टू सर्टेन रीजंस अब उसको कहाँ जाना पड़ गया? फ्रांस जाना पड़ गया। अब वहां जो वो अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करेगा और उनके शब्दों को सुनेगा और उनसे बातचीत करेगा, तो वो धीरे धीरे अक्वायर करेगा कौन सा? थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज और कौन सा? फ्रेंच। उसने कोई क्लास नहीं अटेंड करी, उसने कोई ट्यूशन नहीं लिया, उसने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, उसने आसपास के लोगों से सीखा, बात कर करके धीरे धीरे, स्लोली ग्रेजुअली। अब ये थर्ड लैंग्वेज कैसे सीखा उसने? एक्विजिशन से सीखा। सो हमारे इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, है ना। सो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 2 के लिए? नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज। जी।
ओके, कमेंट है लिटरेचर के लिए लोकेश जी। जो बैच है उसमें अभी हमारा रोमांटिक पीरियड चल रहा है और जो क्लासेस हो रखी हैं वो सारी पास्ट में अवेलेबल हैं, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। पुराना जो भी हमारा हुआ है वो सब पास्ट में मिल जाएगा आपको, और आगे की जो क्लासेस होंगी वो आप लाइव देखते चलोगे, है ना। ये वाला पॉइंट बताएं, क्लियर हुआ है सबको? सेकेंड वाला पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मातृभाषा ही सीखते हैं एक्विजिशन से, नॉट नेसेसरी, इट्स अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है, हम कोई भी नंबर की भाषा अक्वायर कर सकते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज किसी को भी हम यहाँ पे सीख सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना डेवलप्ड है, वो एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को सिखा सकता है हमें। ठीक है, नेटिव और फर्स्ट तो सेम ही बात हो गई। अगर आप वहां पे फर्स्ट सिलेक्ट करोगे, इसका मतलब आप कह रहे हो कि हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट भाषा ही अक्वायर कर सकता है, बाकी सारी भाषाएं हम क्या करना होगा, हमें उसे सिखाना होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। सेम बात है, नेटिव लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेम है। ठीक है अमित जी, आपको जो ठीक लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। कोई इसमें वहां पे ऐसा नहीं है कि मेरी ही बात आपको मानना जरूरी है। जो आपको सही लगेगा आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखें। नहीं, सेकंड टर्म्स में आपको बता दे रही हूँ। टर्म्स ध्यान रख लीजिएगा। ये है आपका लैंग्वेज वन और ये है आपका लैंग्वेज टू। लैंग्वेज वन को हम और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, और क्या कह सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज, और हम इसको कह सकते हैं लैंग्वेज वन। आपके एग्जाम में ये जो टर्म्स है ना, ये चेंज हो के आते रहते हैं। और मदर टंग। सो अगर कहीं ना कहीं ये लिखा होगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये वो बच्चे की कौन सी भाषा की बात हो रही है, मातृभाषा की बात हो रही है, फर्स्ट लैंग्वेज की बात हो रही है, जो उसने अब पहली बार सीखी है, जो यूजुअली हम अपने घर के माहौल में सीखते हैं। ठीक है। दूसरा, L2, दिस इज सेकेंड लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज टू, एंड दिस इज टारगेट लैंग्वेज। ठीक। अब नेटिव का ऑपोजिट क्या होता है, नेटिव का ऑपोजिट, क्वेश्चन हटा दूं, नेटिव का ऑपोजिट क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज हो जाता है। लेकिन इंग्लिश के लिए हम कभी भी फॉरेन लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब कभी भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश अब हमारा खुद का जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस की लिस्ट है, उसका पार्ट हो गया है। इंग्लिश अब हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज नहीं रह गया है। सो नेटिव तो हम अभी भी अपनी मातृभाषा को कह सकते हैं, पर इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। सो ये है, ये बच्चों में अलग अलग होगा, ये वैरी करेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है ना, डिफरेंट होगा। और ये जो सारा टर्म लिखा है मैंने टेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टेट के एग्जाम के हिसाब से। अगर आप इसको बाहर की दुनिया में लेके जाओगे तो ये कोई भी भाषा हो सकती है। पहली भाषा जो मैंने सीख ली अपने घर से, दूसरी भाषा कोई भी जो मैंने अपने कोचिंग में और या फिर ट्रेनिंग के दौरान या कहीं और किसी भी क्लास को अटेंड करके सीखी है। पर जो हमारा टेट का एग्जाम होता है, इसके अंदर टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज किसके लिए होता है, इंग्लिश के लिए होता है, जो स्कूल लेवल पे सिखाया जाता है बच्चों को स्कूल आने के बाद। ठीक।
सो ये टर्म्स याद रखिएगा, अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर ये टर्म्स लिखे गए हैं तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं मदर टंग को, फर्स्ट लैंग्वेज को, बच्चे की मातृभाषा को। और ये टर्म्स लिखे गए हैं, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंग्लिश को, जो स्कूल के अंदर एज टारगेट लैंग्वेज या एज सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जा रही है। और हमेशा ध्यान रखेंगे, फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं रह गया है, पहले था पर अब नहीं रह गया है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। सो अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, हमारे उसका आंसर क्या था, ऑप्शन देख लूं मैं, बी ऑप्शन। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल डैश प्रोसेस। जी, क्वेश्चन नंबर 3। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल डैश प्रोसेस, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इमीडिएट, डिलेड। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इमीडिएट, डिलेड। जी, सारे लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल एक आंसर दे रहे हैं, इंक्लूसिव है। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, यानी जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, हम उसको क्या करते हैं, सबको कंसिडर करके चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हम स्किल्स की बात करें तो लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको एक एक करके सिखाते हैं, ये सब इंक्लूडेड है। सेम वेज जब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्रामर ही पढ़ा रहे हैं, या सिर्फ वोकैबुलरी ही पढ़ा रहे हैं, या सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही करा रहे हैं, या सिर्फ पोयम ही पढ़ा रहे हैं, सब लेके चल रहे हैं। एक और चीज की भी, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हम सिर्फ इंग्लिश की क्लास में पढ़ा रहे हैं। अब अगर मैथ्स इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, अगर साइंस इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, अगर सोशल इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा इंग्लिश अक्रॉस करिकुलम की बात हो गई, है ना। सो लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। ये भी नहीं कि बच्चे सिर्फ स्कूल में सीखेंगे, वो घर में भी सीखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ भी सीखेंगे, वो अपने रिश्तेदारों के साथ भी सीखेंगे, है ना। सो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है, सबने सही आंसर बताया है इसका। फोर्थ देखेंगे, नेक्स्ट वन। Since the British rule in India, English has been a language of administration, courts, and laws. This comes under the dash function of English. So hint आपको सवाल में दे दिया गया है कि अगर हम इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कोर्ट के लिए, लॉज के लिए, तो ये इन चारों में से कौन से वाले विकल्प के साथ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन? इंस्ट्रूमेंटल कहेंगे, क्रिएटिव कहेंगे, रेगुलेटरी कहेंगे, कम्युनिकेटिव कहेंगे? कोई नहीं खुशबू जी, अभी थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, शुरू में ही है, अभी 15 क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन के लिए, सो कवर हो जाएगा बाकी का सारा। जी, जल्दी जल्दी सोच के बताएं फोर्थ के लिए। अमित डी बता रहे हैं, कौन से क्वेश्चन के लिए? फोर्थ के लिए नंबर भी लिख दीजिएगा, सो दैट पता लगे मुझे कि आप कौन से वाले के लिए आंसर दे रहे हैं, है ना। सुनीत 4 का डी बता रहे हो, अंजलि 4 का सी, प्रियंका डी बता रहे हो, और पुष्पता, शालिनी, रुखसार आप लोग सी बता रहे हो, राहुल आप भी सी बता रहे हो, ठीक है। सो जो लोग डी कह रहे हैं कम्युनिकेटिव, ध्यान रखेंगे यहाँ पे अपनी बात रखने जैसा पॉइंट नहीं हो रहा है कि हम अपने थॉट प्रोसेस, अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस को शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा किस पे फोकस कर रहा है, कोर्ट। तो जो जस्टिस वाले प्रोसेसेस होते हैं, वहां पे जो बातचीत होती है कोर्ट के अंदर, वो किस में होती है, इंग्लिश में हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का सारा चीज उसके अंदर हो रहा है, जो लॉ बन रहे हैं वो किस लैंग्वेज में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। सो इसके लिए हमारा राइट टर्म यहाँ पे कौन सा है, रेगुलेटरी है। रेगुलेटरी ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर जिस पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 4 का सी होगा। कम्युनिकेटिव कब होता है, जब हम कहते हैं कि हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेशन को लेके, जैसे मान लीजिए डिस्कशंस हो रहे हैं, रोल प्ले हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, जहां पे ज्यादा फोकस क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब हम कम्युनिकेटिव के साथ जाते हैं। और क्रिएटिव के लिए आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए टीचर ने ऐसे दिया होता,
ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे बच्चा इमेजिन करके लिख रहा होता, फैक्ट पे नहीं लिख रहा होता। अगर हम उसको कहते कि तुम ऐसे लिखो किस चीज के ऊपर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं होती, वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो जाता। क्रिएटिव राइटिंग कौन सी होती कि इफ आई हैड विंग्स, या फिर व्हाट इफ आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके के टॉपिक्स जहां पे बच्चा इमेजिन करके लिखेगा वो कौन सा हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है ना। हाँ जी, तृप्ति केवीएस पीआरटी के लिए भी यूजफुल होगा, उसमें जो हमारे सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आ सकता है, पेडागोजी के अंदर भी इससे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी अमित, इसी दिन इसी टाइम में क्लास होगी, बिल्कुल। ठीक है, सुनीत क्लियर हो रहा है? 4 के लिए सी क्यू, रेगुलेशन से बना है ये बड़ा वर्ड हमारा, रेगुलेटरी। सो चीजों को इम्प्लीमेंट करवाने से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड, या इसलिए यहाँ पे ये लैंग्वेज क्या काम कर रहा है, रेगुलेटरी कर रहा है। जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि लैंग्वेज ये भी होता है, लैंग्वेज ये भी होता है, लैंग्वेज ये भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, पर क्वेश्चन जिस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है उसके हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, रेगुलेटरी। सो 4 के लिए सी लिख दिया मैंने। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। केवीएस की वैकेंसी देखते हैं फिलहाल, अभी तो पहले हम लोग घर से बाहर निकल लें, है ना, फिर वैकेंसी देखते हैं जी। अमित, 2 क्लासेस हुई हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, टेट 2020 करके सीजीएस कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट वाले टैब में आपको मिल जाएगा। एक पहली क्लास हुई थी इंग्लिश के लिए डिस्कशन की, और फिर दूसरी हुई थी ईवीएस के लिए, आज हमारी तीसरी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो आपको यहाँ पे सही वाला स्टेटमेंट बताना है, ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए। पहला कहा गया है लर्निंग इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, दूसरा है एक्विजिशन इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, ग्रुप्ड एक्टिविटी हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड डी inputs from the target language in a complex graded manner can help in minimizing the influence of mother tongue। जी सोचिए, 5th के लिए। सो पुष्पलता का आंसर आया है और आप कह रहे हो सी, प्रियंका भी सी कह रहे हो। मैंने कभी ये क्वेश्चन क्लास में कराया था तो मुझे याद था, एक स्टूडेंट ने कहा कि सबसे डी आंसर, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई लॉजिक क्या है, डी क्यों कह रहे हो आप करेक्ट आंसर, ये ऑफलाइन क्लास की बात हो रही है, प्रैक्टिस शीट है, जैसे आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि ये प्रैक्टिस शीट है सीटेट की, जो जैसे जैसे टॉपिक होता जाता है वैसे वैसे मैं अपने क्लासेस में क्वेश्चंस कराते जाती हूँ। सो ये वाला क्वेश्चन जब मैंने क्लास में कराया था, मैंने पूछा था, तो लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने, किसी ने सी कहा, किसी ने जिनको जो ठीक लगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने आंसर दिया कि भी डी होगा। मैंने पूछा क्यों, आपका लॉजिक क्या है, कह रहे हैं बड़ा है, देखने में भारी भरकम ऑप्शन है, सो आंसर डी होगा। ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में, है ना, ऐसा नहीं कि बस ये ऑप्शन बड़ा है, डिफिकल्ट सा लग रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा तो चलो इसी को मार्क कर दे, हरगिज ऐसा नहीं करेंगे, समझ के अच्छे से आंसर देंगे जी। पूनम अपकमिंग में नहीं दिख रही, मैं एक बार चेक कर लूंगी क्लास के बाद, अगर नहीं भी होगा तो आप इसको ना पास क्लास में देख लीजिएगा, क्लास सेव हो जाएगी आपके पास क्लास में, ठीक है। सो देखते हैं, लर्निंग इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस और एक्विजिशन इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, ये गलत लिखा हुआ है। लर्निंग क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस है। टर्म का मतलब क्या होता है देख ले, कॉन्शियस का मतलब होता है, और एक होता है हमारा टर्म यहाँ पे सब कॉन्शियस, और एक टर्म होता है अनकॉन्शियस। सो इन तीनों का मतलब हो जा रहा है कि हम किस तरीके से अपने 5 सेंसेस को यूज कर रहे हैं। 5 सेंसेस है हमारे पास, 5 इंद्रियां हैं, क्या क्या करते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं। तो कोई भी जानकारी हमारे दिमाग में कैसे जाती है, 5 सेंसेस की सहायता से जाती है। अगर हमने देखा हुआ है, मान लीजिए हमने आम
आम को देखा हुआ है और जितने हमारे आम थे वो येलो येलो थे और जब हमने उनको खाया तो वो मीठे लगे। सो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन क्या स्टोर हो गई कि जो पके हुए आम होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और वो खाने में मीठे होते हैं। इसके लिए हमने क्या कहा, हमने देखा, हमने टेस्ट करा। और कई बार आप आम को खुशबू से भी पहचान लेते हो और फल वाले को कहते हो कि नहीं भैया क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये तो वैसा स्मेल कर नहीं रहा, मतलब अच्छी खुशबू नहीं आ रही इसमें से, कोई ऐसे ही एवं ही आम है, अच्छा आम नहीं है। सो स्मेल भी, सो कोई भी जानकारी हमारे दिमाग में कैसे जाती है, 5 सेंसेस की सहायता से जाती है। अब अगर हम एफर्ट नहीं कर रहे हैं और अपने आप जानकारी दिमाग में जा रही है क्योंकि ये सेंसेस हैं हमारे अंदर, तो वो हो जाएगा सबकॉन्शियस। 5 सेंसेस की सहायता से जानकारी अपने आप हमारे पास आ रही है, हम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस में 5 सेंसेस तो हैं, प्लस हम एफर्ट भी करते हैं। सो क्लास के अंदर कानों में आवाज जा रही है, पर हम कंसंट्रेट करके सुनते हैं कि हमारे टीचर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट है ना? जब किताब पढ़ रहे हैं, नींद आ रही होती है पढ़ते समय, तो देख के इंफॉर्मेशन जा रही है दिमाग में, लेकिन हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे होते हैं कि हमको वो चीज बिल्कुल समझ में आए, एकदम फोकस करके अपने आप को जगा के ध्यान से पढ़ते हैं। तो वो क्या हो गया, वो कॉन्शियस हो गया। 5 सेंसेस तो यूज कर ही रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। कॉन्शियस में 5 सेंसेस। ये कहाँ यूज होता है टर्म? जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश के लिए यूज करते हैं। यानी हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं होते। बेहोश बंदे के कान में चिल्लाइए, उसको टच कीजिए, उसको कुछ आप पानी डालिए, ऐसा कुछ, तो हम क्या करते हैं कि वो उतना ज्यादा उस समय रिस्पॉन्सिव नहीं होता। तो 5 सेंसेस जहां पे ना कर पा रहे हो वो अनकॉन्शियस हो गया। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, एकदम कि बिल्कुल ऐसे वर्ड बाय वर्ड नहीं जाएंगे, पर जहां पे आप इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं वो अनकॉन्शियस हो गया। जहां 5 सेंसेस की सहायता से ठीक है हमारे पास जानकारी आ रही है, वो सबकॉन्शियस हो गया। और जहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, वो हमारा हो गया कॉन्शियस। सो इसके साथ हम टैली कर सकते हैं एक्विजिशन को। आसपास के लोग बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम भाषा सीख रहे हैं, ये क्या हो गया, लर्निंग हो गया। सो टैली क्या हो गया, कॉन्शियस इज लर्निंग एंड एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस। लर्निंग इज कॉन्शियस एंड एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस। स्टेटमेंट ये वाले सही होंगे, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी भी आए तो। हमारा लर्निंग कॉन्शियस प्रोसेस है, एक्विजिशन सब कॉन्शियस प्रोसेस है। तो छोटे बच्चे को उसके पापा बैठा के नहीं सिखाते कि मैं शाम को आऊंगा तब तक तुमको ये 10 वर्ड याद होने चाहिए। वो सुन सुन के सीख लेता है, पानी बोलना, पापा बोलना, मम्मा बोलना, दीवार बोलना, दादा बोलना, सुन सुन के सीखता है ना, कोई उसको बैठ के सिखा नहीं रहा होता। तो वो एक्विजिशन हो गया। सो दोबारा देखें 5th पे, ठीक है। सो लर्निंग इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, गलत हो गया। एक्विजिशन इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, गलत हो गया। ग्रुप एक्टिविटी हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। हमारा प्रिंसिपल भी है इसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ ये ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर हम फोकस करते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी क्लास के अंदर कराई जाए, क्योंकि एक बच्चे के पास जो जानकारी है वो दूसरे बच्चे के पास इससे ट्रांसफर होती है, उसको सीखने को मिलता है। सो ये करेक्ट है। डी में कहा जा रहा है कि इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड मैनर। अब क्या कह रहे हैं कि भाई टारगेट लैंग्वेज की क्लास है, यानी इंग्लिश की क्लास है। अब इंग्लिश की क्लास में आप जो इनपुट दे रहे हो, यानी इंग्लिश की क्लास में जो इंग्लिश बोली जा रही है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड मैनर है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ये किस में हेल्प करेगी, मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग। सो अगर हम मुश्किल इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत बात हो गई। अगर उनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, अगर इंग्लिश मुश्किल होगी, तो ऑब्वियसली वो फिर वो अब किस चीज के लिए मजबूर हो जाएंगे, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वो अपनी बात कैसे रखें, क्योंकि सामने वाला बंदा तो बहुत ही भयंकर इंग्लिश में बोल रहा है। तो ये भी गलत है, डी भी गलत है। 5th के लिए कौन सा सही हो जाएगा, सी। 5th के लिए सी।
डन है जी? ओके बता देंगे, पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते भी चल रहे हैं, है ना, साथ ही साथ जैसे जैसे जो पॉइंट आता जा रहा है मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। तो अंजलि क्लियर हुआ? 5 के लिए सी वाला होगा, ए वाला नहीं होगा। आगे देखें, सिक्स्थ वन। According to language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is universal grammar that applies to all dash. अब डैश क्या है यहाँ पे? कॉलिक्वल लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। तो सवाल पढ़ते हैं फिर से। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, इसके हिसाब से अगर जो हमारा लैंग्वेज इनपुट है वो क्या है? कम है। लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट। तो जो जानकारी है, इनपुट समझते हैं जो आए, इंफॉर्मेशन आए, है ना, वो इनपुट हो गया। तो वो जो है वो क्या है? कम है। तो एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो कि अप्लाई हो जाएगा किसके किसके ऊपर? कॉलिक्वल लैंग्वेजेस, मॉडर्न लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस, ह्यूमन लैंग्वेजेस। जी राइट आंसर बता रहे हैं बिल्कुल। सो कॉलिक्वल लैंग्वेजेस किसको कहे जाते हैं? थोड़े से आप समझ लीजिए, इनफॉर्मल टाइप लैंग्वेज को हम कह सकते हैं। उसके लिए टर्म वर्नाकुलर भी यूज किया जाता है। वर्नाकुलर ये भी क्या है? एवरीडे लैंग्वेज या फिर इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये भी एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है, सो टर्म याद रखेंगे। मॉडर्न लैंग्वेजेस हमारे 22 हैं जो कि फिक्स्ड लिस्ट है। क्लासिकल लैंग्वेजेस 6 हैं और इसमें से आप संस्कृत समझ सकते हैं। संस्कृत क्या है? ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, उसको क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। और ह्यूमन लैंग्वेजेस यानी जो ह्यूमन बींग्स बोलते हैं, जनरल सारी लैंग्वेजेस जो ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। सो हम जो भाषा सीख रहे हैं अगर उसका इनपुट कम होगा तो एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो कि अप्लाई हो जाती है किसके ऊपर? ह्यूमन लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के लिए डी करेक्ट बताया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7। 7 पढ़िए, आंसर दीजिए। For English as a second language, acquisition poor environment is one where. सो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, और हम उसमें साथ में क्या कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? एक्विजिशन पुअर है, यानी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहां पे बच्चे अपने आप ऑब्जर्व करके सीखे। एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट कैसा एनवायरनमेंट हो गया? एक्विजिशन हम समझ रहे हैं अर्जुन, अर्जुन क्या हो गया? नेचुरल तरीके से चीजों को सीखना। सो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक्विजिशन उतना नहीं है, पुअर एनवायरनमेंट है। इज वन वेयर, ये कहाँ पे होगा? अब हमारे पास सिचुएशंस दे दिए गए हैं। पहला क्या है? हिंदी या मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका। बी, इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। सी, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल। एंड डी, एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स। अब प्रियंका नॉर्मल भाषा है ना, जो नॉर्मल हम जैसे बातचीत करते हैं यूजुअली, इसके अंदर कई बार हमारे उतने आप कह सकते हैं स्लैंग्स या प्रॉपर वर्ड्स नहीं भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, 7 के लिए क्या आंसर दे रहा है भाई? इंग्लिश है सेकेंड क्लास, यानी ये क्वेश्चन आपको साफ साफ कह रहा है कि इंग्लिश कहाँ सिखाई जा रही है? क्लास के अंदर सिखाई जा रही है। वो क्या है? सेकेंड लैंग्वेज है। इतने से हमें ये पता चल गया कि इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश कहाँ पढ़ाई जा रही है? क्लास के अंदर पढ़ाई जा रही है। अब क्लास के अंदर के एनवायरनमेंट की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि वो कैसा है? एक्विजिशन के हिसाब से पुअर है, यानी बच्चे अपने आप नहीं सीख पा रहे हैं कक्षा के अंदर। अब इसके लिए कौन सा वाला सिचुएशन यहाँ पे रिलेट करेगा?
तो हम कह रहे हैं कि हिंदी या मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका, नहीं एप्लीकेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, इससे भी मतलब सिर्फ इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेज होने से भी उतना रिलेशन नहीं है। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, तो क्लासरूम की बात हो रही है, घर की बात पे भी उतना ज्यादा फोकस नहीं है। डी वाला पॉइंट देखें, एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए इंग्लिश सीखने का वो अवेलेबल नहीं है। अगर बच्चों के पास इंग्लिश का स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो कैसे इंग्लिश सीख पाएंगे? ये किस तरीके का एनवायरनमेंट हो जाएगा जहां पे बच्चे इंग्लिश को अक्वायर नहीं कर पा रहे हैं कक्षा के अंदर। यहाँ पे 7 के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जी, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। लिंग्वा फ्रैंका का वैसे मतलब हो गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लैंग्वेज, लिंग्वा फ्रैंका टर्म ये भी कई बार पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं कि कौन सी भाषा को कहा जाता है लिंग्वा फ्रैंका। तो इसका आंसर इंग्लिश होगा। यूनिवर्सल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है, यानी मतलब आपके देश में, दूसरे देशों में, आपस में जो भी हमारे आसपास देश हैं, ऐसी कौन सी भाषा है जो कि यूनिवर्सल है, ग्लोबल है। तो उस परस्पेक्टिव से हमारा राइट आंसर इंग्लिश हो जाता है ना। लिंग्वा फ्रैंका को आप यूनिवर्सल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ के हिसाब से याद रख सकते हैं, यूनिवर्सल के लिए। So 7 के लिए D will be the right answer. ठीक, एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, बिल्कुल अग्रीड। क्लास के अंदर का जैसा एनवायरनमेंट होगा बच्चे उसी हिसाब से सीखेंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे भी कहूं कि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और जब आप पढ़ते थे उस टाइम के टीचर्स को याद करने के लिए अगर मैं आपको एक बोलूं और पूछूं कि आपका फेवरेट टीचर कौन था स्कूल टाइम का, सो एक आंसर या एक चेहरा आपके दिमाग में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं हु वाज योर फेवरेट टीचर ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम, तो एक चेहरा आ रहा होगा आपके इमेजिनेशन में या फिर एक नाम आ रहा होगा आपके ध्यान में, और वो गारंटीड वो वाले टीचर होंगे जो आपसे अच्छे से बात करते होंगे, जो आपको सपोर्ट करते होंगे और जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा असिस्ट करा होगा, हेल्प करा होगा, अच्छे से बात करा होगा और आपको सिखाया होगा कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना, आराम से। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट टीचर कौन है ना, स्कूल लेवल पे, क्या वो वाले टीचर याद आएंगे जिनकी क्लास में आपको खौफ खाते थे घुसने से भी? अब अटेंडेंस की मजबूरी थी इसलिए बैठना होता था, नहीं तो जो टीचर पनिश करते थे या जो टीचर धमका के रखते थे या जिनकी क्लास में आप कुछ भी पूछने से पहले डरते थे, कहीं मैं पूछ लूं और सर या मैम जो भी हैं वो मेरे ऊपर भड़क ना जाएं, वो कभी भी आपके दिमाग में आएंगे फॉर योर फेवरेट टीचर? नहीं आएंगे। आपको सब्जेक्ट भी वो वाला अच्छा लगता रहा होगा जिसके टीचर आपको अच्छे लगते होंगे। क्यों अच्छे लगते होंगे? क्योंकि वो आपको अच्छे से पढ़ाते होंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कई बार मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है कि भाई हमने वो वाला सब्जेक्ट नहीं लिया क्योंकि हमको वो वाले टीचर अच्छे नहीं लगते थे, हमने स्ट्रीम चेंज कर ली, हमने साइंस नहीं लिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन, या हमने ये फला सब्जेक्ट नहीं लिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए एनसीए 2005 क्या कह रहा है कि भाई आप फैसिलिटेटर बनिए, सबके सब फैसिलिटेटर बनिए। और आप क्या कीजिए, आप बच्चों को असिस्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, स्टोरी के थ्रू पढ़ाइए, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाइए, अच्छे वाले टीचर बनिए, वो वाले मत बनिए जिनसे बच्चे खौफ खाते हो। अच्छा, नाम भी बता रहे हैं अपने टीचर का, ठीक है। सो पॉइंट आप समझ रहे हैं ना, इसलिए नेशनल करिकुलम क्यों जोर दे रहा है कि आपको क्या बनना है, फैसिलिटेटर बनना है। आपको वो खौफ खाने वाला टीचर नहीं बनना कि बच्चे आपसे कोई क्वेरी पूछने में भी डरे कि भैया पूछ दिया और कहीं हमारे ऊपर ही ना टूट पड़े, है ना, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगला देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन, क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 में पूछा गया है लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर पहला ऑप्शन, इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द एनवायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। ये परिभाषा पूछी जा रही है। बी, इज द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी। सी,
involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as to memorization of vocabulary, refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of the human brain. जी, सो लविशा आप 8 के लिए डी बता रहे हैं, पुष्पलता डी, पंकज, मोनी डी बता रहे हैं। ठीक। सो एक-एक देखें, पहले में कहा जा रहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर बच्चे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। एक पॉइंट बता रहा है, ठीक। दूसरे में कह रहा है कि भाई इसके अंदर हम चीजों को याद करते हैं, मेमोराइजेशन। नेचुरल तरीके से सीखते हैं, याद करने का तो पॉइंट ही नहीं आया। सी इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच, और ये ग्रामर और वोकैबुलरी नहीं। और डी में कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है सीखने का जिसमें हम एक नेटिव या सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर इनेट कैपेसिटी है। सो ए और डी में से बड़ा पॉइंट कौन सा हो गया? ए सिर्फ नेटिव की बात कर रहा है, डी जो है वो नेटिव और सेकेंड दोनों की बात कर रहा है। और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है। इससे हम चौथे नंबर का लैंग्वेज, छठे नंबर का लैंग्वेज, किसी भी नंबर का लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो दोनों में से किसको चूज करेंगे? हम डी को चूज करेंगे। जी, 8 के लिए डी। और दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। 8 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is an instance of non-formal learning? तो ये पता होगा आपको, हमारे पास 3 तरीके की लर्निंग है। एक हो गई फॉर्मल, एक हो गई नॉन फॉर्मल, और एक हो गई हमारे सामने जो पूछा गया है, सॉरी इनफॉर्मल पहले लिख देती हूँ, और एक हो गया नॉन फॉर्मल। सो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल के अंदर कौन सा आ जाएगा? हमारा स्कूल वाला पढ़ाई, जहाँ पे टीचर है, सिलेबस है और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, असाइनमेंट्स हो रहे हैं और वो सारी चीजें, वो क्या आ गया? फॉर्मल के अंदर आ गया। इनफॉर्मल आ गया जहाँ पे हम पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर से सीख रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से देख देख के, ऑब्जर्व करके, हल्का फुल्का वो बता दे रहे हैं। और नॉन फॉर्मल कब हो गया? कि जब लर्निंग तो है और क्या होता है कि उसमें से जो ये यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स होते हैं, इसमें से 2-4 पॉइंट्स हो पाते हैं। सो लर्निंग है, सिलेबस है, एग्जाम भी है, पर एज सच हमारा टीचर वाला एस्पेक्ट पूरा नहीं हो पाता, क्लासरूम वाला एस्पेक्ट पूरा नहीं हो पाता है। नॉन फॉर्मल के अंदर ऐसे नहीं है कि हम क्लास के अंदर बैठे हैं डेडिकेटेड और एक टीचर हैं और वो स्टेप बाय स्टेप हमको पूरी चीज सिखा रहे हैं, वो वाली चीज नहीं होती। लर्निंग होती है, इवैल्यूएशन असेसमेंट होता है, कुछ एक जगहों पे होता है, कहीं कहीं उतना नहीं भी होता। लर्निंग इज देयर, पर वो जो क्लासरूम का कंसेप्ट है वो वहां पे नहीं होता है। सो कौन सा ऑप्शन 9 के लिए बता रहे हैं? सी बता रहे हैं मैक्सिमम लोग, एक आंसर बी आया हुआ है, सो देखते हैं। ए है चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये नहीं आएगा। चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स कौन सा हो गया? इनफॉर्मल हो गया। चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, ये भी इनफॉर्मल में आ गया। चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस क्लासेस, ये किस में आया? नॉन फॉर्मल में। एंड चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर, टीचर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मल हो जाएगा। सो ए और बी इनफॉर्मल है, सी नॉन फॉर्मल है और डी फॉर्मल है, क्योंकि वहां पे हमारे डेडिकेटेड टीचर असाइंड हैं और वो सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सो 9 के लिए सी। 9 के लिए सी होगा। जी। एक और इसी तरीके का आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए आप स्विमिंग सीखने जा रहे हैं समर कैंप के अंदर, जहाँ पे एक आपके स्विमिंग के कोच हैं और वो 15 दिन में आपको स्विमिंग सिखाएंगे। और एक है सिचुएशन जहाँ पे आप अपने भाई के साथ
लेट्स से बनारस के घाट पे रहते हैं और आपकी डेली रूटीन का पार्ट है कि हाँ भाई भाई के साथ हम सुबह सुबह जाते हैं, नदी में छलांग लगाते हैं, नहा के फिर वहां से आते हैं। सो दोनों में से कौन सा वाला आपको लग रहा है कि दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉर्मल और कौन से वाला इनफॉर्मल? एक समर कैंप का ऑप्शन हो गया और एक बनारस के घाट वाला ऑप्शन हो गया। अगर इन दिनों में इस दोनों को हमें क्लासिफाई करना हो, एक समर कैंप है जहाँ पे हमारे पास स्विमिंग कोच है और वो 15 दिन के अंदर हमें स्विमिंग सिखाएगा, जिसके अंदर वो अलग अलग बटरफ्लाई स्ट्रोक क्या होता है और ये क्या होता है वो क्या होता है सारी चीजें सिखाएंगे। और एक हो गया कि भाई हम भाई के साथ रोज सुबह जाते हैं घाट के पास और गंगा स्नान करके आते हैं। सो वो वाला ऑप्शन कौन से वाला क्या हुआ? समर कैंप क्या हुआ और बनारस का घाट क्या हुआ? फॉर्मल और इनफॉर्मल में बताइए। समर कैंप हमारा क्या हो गया? फॉर्मल हो गया, क्योंकि एक कोर्स ड्यूरेशन हम दे रहे हैं, एक टीचर हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड है, उनको एक सिलेबस दिया गया होगा, असाइन किया गया होगा कि विद इन 15 डेज कोर्स आपको बच्चों को ये चीजें सिखानी है, राइट? सो वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। समर कैंप फॉर्मल हो जाएगा। और बनारस के घाट वाला क्या हो गया कि भाई हम अपने भाई के साथ ऑटोमेटिकली सीख गए, है ना? उनको ऑब्जर्व कर करके उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड करा होगा, हमें हेल्प करी होगी, पर अपने सब कॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू हमने उस चीज को सीख लिया। तो वो कौन सा हो जाएगा? इनफॉर्मल हो जाएगा। करेक्ट है। पॉइंट समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये अभी मैंने डिस्कस किया था 10th वाला, तो आपको सबको आ रहा होगा। 10th बताइए। विच इज नो लॉन्गर होना चाहिए। विच इज नो लॉन्गर अ पोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। Which is no longer a position of English in India. Link language, associate official language, global language और foreign language. भाई इनफॉर्मल है, बिल्कुल ठीक। डी बता रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा, वो जो मैंने आपके सामने टर्म्स लिखे थे, किसको किसको आप L1 की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, किसको किसको L2 की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, और इंग्लिश अब फॉरेन लैंग्वेज नहीं रह गई। बिल्कुल 10 के लिए डी है। अगला देखें। करेक्ट है, सबने सही बताया हुआ है। वर्षा, ऋतिका, प्रियंका, नितिन, पुष्पलता, लविशा और ईश्वर, सुनीत, सपना, प्रियंका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबने करेक्ट बताया हुआ है। अंजलि बिल्कुल करेक्ट है। 11th, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। तो ये दोनों भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। 11th वाला भी आपको आ रहा होगा। वो जो मैंने आपसे फिलअप वाला पूछा था वो भी एग्जाम का पार्ट है, और ये 11th वाला ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, अलग अलग सालों में आए हुए हैं। सो 11th के लिए बताइए। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। करेक्ट है। सो मैं डिस्कस नहीं कर रही, ये ऐसा मिलता जुलता हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। इंक्लूसिव है। करेक्ट। 12th देखिए। encouraging the students to love the world। अब इंग्लिश की क्लास है, लेकिन एक एडिशनल जिम्मेदारी भी होती है हमारे जिम्मे। इनफैक्ट इंग्लिश नहीं, हम ईवीएस के टीचर हो, मैथ्स के टीचर हो, हम साइंस के हो, हम सोशल के हो, हम किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, एक और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चों को एटिकेट सिखाएं, आसपास के लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए ये भी सिखाएं, और जो हमारे प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी केयर करना और उनका रख रखाव करना भी सिखाएं। कहीं ना कहीं ये ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सारे एट्रीब्यूट्स भी कहीं हमारी जिम्मेदारी में आते हैं। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। So encourage the students to love the world and to imagine a peaceful future, and caring for the students and encouraging the students to care for other is dash education। डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन वो वाला हो गया नॉन फॉर्मल वाला। एकेडमिक फॉर्मल हो गया। वैल्यूज वोकेशनल। वैल्यूज है बिल्कुल, वैल्यूज है ये। 12 के लिए सी बता रहे हैं। सी। 13th, learners acquire a language by
अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है, बता ले जाएंगे। जी करेक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल 12 के लिए सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लर्नर्स अक्वायर अ लैंग्वेज बाय लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज। हमारी यानी आप मान लो इंग्लिश सीख रहे हो और मैं स्पीकर हूं, तो मेरे कल्चर के बारे में जानने से आपको लैंग्वेज अक्वायर हो जाएगी। पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा, यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, यानी हम ऐसे इंटरैक्टिव में भाषा, ऐसे एनवायरनमेंट में भाषा का प्रयोग करें जहां पे इंटरैक्शन है, बातचीत है लर्नर के और स्पीकर के बीच में। तीसरा, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, जहां भी स्ट्रक्चर लिख के आएगा समझ जाइएगा ग्रामर की बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि हम भाषा का ग्रामर सीख लेंगे तो हमें भाषा आ जाएगी। एंड डी, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ द लैंग्वेज, तो भाषा का लिटरेचर पढ़ लेंगे तो हमें भाषा आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है। सो 13 के लिए क्या बता रहे हैं? बी करेक्ट है। नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए और बच्चे कैसे होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए, पार्टिसिपेटिव होने चाहिए, ताकि वो कंस्ट्रक्टिविज्म कर सकें, दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। 13 के लिए बी। वेरी गुड। और ये हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसके से, किस टॉपिक से रिलेटेड थे? हमारे एक्विजिशन एंड लर्निंग वाले टॉपिक से थे। और जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे मैंने वो वाले भी लिए आपके इसमें शीट के अंदर, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी लिए। तो एक ये टॉपिक जो है आपका, उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपने देखा है आज की क्लास में। कौन सा टॉपिक? एक्विजिशन एंड लर्निंग से। और भी है इसके अंदर, पर ये इतने एटलीस्ट इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से। लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स knowing about a language, an unconscious process that occurs when language is used in real conversation, learning the rules of language, formal way of learning a language। 14 के लिए भी करेक्ट बता रहे हैं, करेक्ट है। सो 14 के लिए बी। सही। एंड लास्ट देख लें। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन, ओनली लिखा हुआ है, तो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर देंगे। द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर सिखाएंगे। दूसरा, चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड, हम उसको किसी भी तरीके का रिवॉर्ड दे रहे हैं। द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, एक्सपोजर समझते हैं? कोई भी चीज आपके सामने होना, जैसे आप बाहर धूप में निकलते हो तो हम कहते हैं कि सन का एक्सपोजर है, यानी आप सूरज के सामने आ गए। बारिश में चले गए तो रेन का एक्सपोजर हो गया। बहुत लाइट जल गई तो लाइट का एक्सपोजर हो गया। वैसे ही लैंग्वेज का एक्सपोजर, यानी आप ऐसी जगह है जहां पे वो भाषा है, लैंग्वेज का एक्सपोजर। और द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, सो ये नहीं। चाइल्ड इज गिवन द रिवॉर्ड, ये तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी प्रोसेस के अंदर, उतना स्पेसिफिक नहीं है। द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, और डी कह रहा है द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो डी बता रहे हैं सारे लोग, बिल्कुल। हमने वो टर्म यूज किया था कॉन्शियस वाला, कहाँ पे है? लर्निंग के अंदर है, बिल्कुल। सो 15 के लिए डी। एक किसी ने पूछा था, आपका नाम भी बताइए। सॉरी मैंने आपका कमेंट पढ़ा पर आपका नाम मिस हो गया, जिन्होंने भी लिखा था। सो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस लैंग्वेज एंड एक्विजिशन के ऊपर। ठीक, कुछ कुछ हमने कंसेप्ट पढ़े यहाँ पे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाली चीजें पढ़ी, और फिर हमने टर्म्स पढ़े कि किस तरीके से आप L1 को क्या क्या कह सकते हो, L2 को क्या क्या कह सकते हो, कॉलिक्वल क्या होता है और वर्नाकुलर क्या होता है, मॉडर्न लैंग्वेजेस, क्लासिकल क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की, है ना। सो ऐसे ही मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, और होपफुली ईवीएस की क्लास रखेंगे। सो उसके अंदर फिर से कंटेंट और पेडागोजी से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे।
अच्छा, पूनम का नाम लिया जाए, ठीक है भई पूनम। बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा आपने। और नाम और जिनके-जिनके भी मैं नहीं ले पाई हूँ, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैं आपको वो क्वेश्चंस बताते चलूँ और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ा-सा क्लियर होता चले, है ना? पंकज शैली हैं, ठीक है भई, पंकज और शैली जो भी हैं, सभी का स्वागत है क्लास में और आई होप आपको अच्छी लगी हो क्लास, ठीक है? इवनिंग में क्लास होगी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बाय करें फिर, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़िए और रिवाइज़ करते रहिए चीज़ों को और जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लासेस आपके पास क्लासेस में हैं, सो टाइम निकाल के 2-2 3-3 क्लासेस सारे ही सब्जेक्ट्स के देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर होते जाएँगे और आपके टॉपिक्स रिवाइज़ भी होते जाएँगे, है ना? टेक केयर, बाय।